Hello everyone. So welcome to NEET Catalyst. Here we are going to learn about the first basic chapter, the living world. आप सोचते होंगे कि क्यों हमें आखिर बायोलॉजी में ये चैप्टर पढ़ना है? क्या हमें पता नहीं है कि लिविंग वर्ल्ड क्या है? क्या हमें पता नहीं है कि कौन से जो है वो नॉन लिविंग पार्ट है? बट एक स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज के लिए, और आपको पता है ना कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हमें ये डिफाइन करना आना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है, किसको हम लिविंग कहते हैं, किसको हम नॉन लिविंग कहते हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा क्लियर होना जरूरी है ताकि हम आगे की अपनी जो भी स्टडीज हैं उसको कर पाए। ठीक है, ये चैप्टर हम लोगों को बेसिकली पढ़ना ही इसलिए है ताकि हमें ये समझ आ जाए कि किस चीज को हम लिविंग कहते हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम उसको लिविंग और नॉन लिविंग में डिफाइन कर पाएंगे। आप बोलोगे मैम, क्या आप हम तो इतने साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? बट अगर अभी आपसे कोई सर्टेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दिए जाए तो आप अभी भी कंफ्यूज हो जाएंगे। बट ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आखिर लिविंग वर्ल्ड क्या है, व्हाट इज लिविंग, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि अगर किसी भी एक नए स्पीशीज का डिस्कवर करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास 1.7 टू 1.8 बिलियन स्पीशीज है, उनमें अगर हम एक नए को खोज लेते हैं तो उनका नेमिंग कैसे करते हैं, वाई वी गिव साइंटिफिक नेमिंग, हमें ये भी इस चीज के बारे में पता चलेगा कि क्यों हम अलग अलग नेमिंग देते हैं। व्हाट आर द हायरार्कीज ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, क्या क्या हायरार्की को यूज किया जाता है, कैसे हम एक लिविंग स्पीशीज को अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। तो ये सारे डिफरेंट क्वेश्चंस जो है या बेसिक चीज जो है वो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। What is living world and what we are going to study? The first and foremost thing, the different characteristics जिसकी वजह से हम किसी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, सो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं लिविंग के? जो स्पीशीज, जो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा हो, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा हो, जिनमें मेटाबॉलिज्म चल रहा हो या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हो, जिनमें कॉन्शियसनेस हो, जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अब आप एक क्वेश्चन भी पूछते हैं लोग कि क्या ग्रोथ नॉन लिविंग में नहीं होती, क्या नॉन लिविंग जो है वो आगे नहीं बढ़ते? तो बिल्कुल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऐसा दो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी प्रेजेंट होता है। अब आप पूछोगे कैसे मैम? जैसे ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब वही होता है कि या तो उसका नंबर बढ़ रहा होगा या उसका मास बढ़ रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि वो कैसे होगा मैम? तो अगर आप एक, से फॉर एग्जाम्पल आप माउंटेन का एग्जाम्पल लोगे एंड माउंटेन पे देखोगे कि बहुत साल तक उस पे बहुत सारे डस्ट एंड डिफरेंट चीजों का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो क्या माउंटेन की हाइट नहीं बढ़ रही? क्या माउंटेन का विड्थ नहीं बढ़ रहा? तो क्या उसका मास नहीं बढ़ रहा? बिल्कुल बढ़ रहा है ना? इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऐसे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये जो है वो ऑल, और ये जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग थिंग में भी होता है, आइदर इट इंक्रीज इन मास, ठीक है, और इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, सो इसीलिए ग्रोथ को जो है वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक माना गया है। ये दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको ऐसे ही रिप्लाई करना कि क्यों, आखिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों आखिर ग्रोथ को दोनों कैटेगरीज में रखा गया है, क्यों उसको नॉन लिविंग में भी रखा गया है। तो आप बोलना कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है या तो उसका नंबर बढ़ना या उसका मास बढ़ना। अगर उसके मास में इंक्रीमेंट हो रहा है यानी वहां पे पर्टिकुलर उस चीज में ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम रिप्रोडक्शन को क्यों
रिप्रोडक्शन को क्यों एक नॉन डिफाइनिंग पार्ट मानते हैं, अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से होती है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, इट मीन्स कोई एक सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से भी रिप्रोडक्शन होता है या नए ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है या नए जो है कुछ फॉर्म हो रहा होता है। जैसे ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड उसमें बर्डिंग के थ्रू होता है। रीजेनरेशन होता है, रीजेनरेशन प्लानेरिया जो है, प्लानेरिया एक, आप जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आप उसके बारे में डेप्थ में पढ़ोगे कि व्हाट इज प्लानेरिया, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानेरिया। बट अभी के लिए हम यही जानते हैं कि प्लानेरिया में क्या होता है, रीजेनरेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन, डिफरेंट फंगीज जो फिलामेंटस एल्गीज है, प्रोटोनेमास है मॉसेस के, इनमें क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नीट का क्वेश्चन आया हुआ है कि आखिर फ्रैगमेंटेशन किसको कहते हैं और कौन कौन, और आपको मैच द फॉलोइंग दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसको मैच द फॉलोइंग मैच करके मुझे बताओ, ठीक है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो गैमेट का फ्यूजन होता है, जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक माँ का और एक फादर का, ठीक है, ऐसा समझ लिए। मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सो क्यों जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो फर्दर नॉन लिविंग में आता है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे ऐसे म्यूल्स हैं या इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो कि लिविंग होते हैं बट अगेन वो भी नॉन फर्टाइल होते हैं और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में रखा है। बट जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो है लाइक यहाँ पे देखिए पहले, नॉन लिविंग नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं जिनको जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और सिर्फ इनके प्रेजेंट होने से ही ये तय नहीं हो जाता कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को जनरली म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, यूनिसेलुलर में प्रेजेंट होता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नोट क्या है इसमें, नोट हम देखते हैं, ग्रोथ इन प्लांट इज लोकलाइज्ड एंड इनडेफिनिट। सो देखते होंगे ना, प्लांट में जो भी ग्रोथ हो रहा होता है वो एक लोकलाइज्ड, एक पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रोथ हो रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट के ग्रोथ को लोकलाइज्ड और इनडेफिनिट ग्रोथ कहते हैं, एंड एनिमल के ग्रोथ को जो है वो डिफ्यूज और डेफिनिट कहते हैं, क्योंकि उनके में ग्रोथ जो होता है, उनका जो ग्रोथ होता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। बट प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो एक पूरा थ्रू आउट, जब तक एक पेड़ जिंदा रहता है तब तक उसमें ग्रोथ हो रहा होता है। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, एट ए सर्टेन एज, एट ए सर्टेन लिमिट, तब तब तक ही ग्रोथ हो रहा होता है। दैट्स वाई एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज मतलब क्यों, वहाँ ओवरऑल ग्रोथ हो रहा होता है बट एक सर्टेन लिमिट टाइम पीरियड के लिए होता है। जबकि प्लांट में जो है वो एक लोकलाइज्ड, एक पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रोथ होगा, एंड वो इसी वजह से इनडेफिनिट है क्योंकि उसमें थ्रू आउट भी जो होता है वो ग्रोथ देखा जाता है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। इरिवर्सिबल चेंज इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि अगर ग्रोथ जो होता है वो हमारा, सपोज दैट कि हम बचपन से लेकर अब बड़े हो गए, अब हम एडोलेसेंस में हैं, फिर जनरली मैच्योर एज में जाएंगे, है ना, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, एंड बूढ़े होने के बाद हमारा डेथ हो जाएगा, राइट, यही हमारा लाइफ साइकिल चल रहा होता है। सो हमारा जनरली ग्रोथ जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, क्यों, क्योंकि हम, वैसा नहीं है कि हम बूढ़े से वापस बच्चे बन जाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। बट जो नॉन लिविंग होता है ना उसका रिवर्सिबल ग्रोथ होता है। जैसे अगर एक पहाड़ में बहुत ज्यादा उसके मास में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक माउंटेन में इंक्रीमेंट इन मास हो रहा है, उसका ब्रेथ और उसका साइज बढ़ रहा है, और डिफरेंट नेचुरल कैलामिटीज के थ्रू अगर वो कभी जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, है ना,
बहुत जगह देखते हैं पहाड़ टूट रहे होते हैं। सो अगर वो टूट गए तो क्या होगा, वो फर्दर जो है वो ग्रोथ जो है वो जीरो लेवल पे आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए वहां पे जो नॉन लिविंग पार्ट होता है उनमें ग्रोथ जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। बट इन अस और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है। इट इज अ इंट्रिंसिक occur due to increase in protoplasm. It is generally intrinsic factor है जो कि प्रोटोप्लास्ट के इंक्रीज होने से हो रहा होता है। Now we are going to learn about the defining characteristics of लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि ये वाला जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये प्रेजेंट होगा ही होगा अगर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो। जैसे मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इज अ सेवरल इंटरनल केमिकल रिएक्शन अकर्स इन आवर बॉडी, लाइक या तो कोई चीज सिंथेसाइज हो रहा होता है या किसी प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन हो रहा होता है। ठीक है। So basically, what is catabolism and what is anabolism? Catabolism is a breakdown of that particular part, and anabolism is a synthesis और synthesis के लिए जो भी reaction use हो जाता है उसको anabolism वाली चीज में बोलते हैं। So अगर कोई living organism है तो उसके अंदर ये दोनों चीजें चल रही होंगी ही होंगी। ठीक है। So that's why it is a defining characteristic. It means some of the all catabolic and anabolic reaction in our body. ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग सेल इनसाइड आइदर इट, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता ही होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। So basically metabolic reaction inside the cell, it means cellular organization strictly required for a metabolism to defining feature. So अगर कहीं पे भी अगर सेलुलर अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं आइदर इट इज कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तो वहां पे प्रॉपर एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा। जो भी रिएक्शंस चल रही होती है वो हमारे सेल्स में चल रही होती है, हमारे टिश्यू लेवल पे चल रही होती है। सो बेसिकली ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो जिनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। ठीक है। अब जब हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है तो हमारे पास कॉन्शियसनेस भी होना चाहिए। सपोज दैट कि हमें कोई एक थप्पड़ मार देता है तो हम वी आर वेरी कॉन्शियस दैट कि वो उनका थप्पड़ हमारे पर आके लगने वाला है ना। हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव मोड पे रहते हैं। तो द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज अराउंड यू, एबल टू सेंस द एनवायरनमेंट, therefore it become a defining properties of living organism. नाउ यहाँ वाला पार्ट खत्म हो गया। अब इससे यही क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बताओ कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको ये 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाएंगे एंड उसमें से आपको बोला जाएगा कि चूज करो कि कौन से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रेजेंट है हमारे बोथ लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि सिर्फ लिविंग में कौन से प्रेजेंट है। ठीक है। सो नाउ यू आर एबल टू आंसर दिस पार्ट। Now talking about the taxonomic and systematics. Moving to the second most important topic, the taxonomic systematics, जिससे questions आते हैं in generally. So वो क्या होते हैं, क्या सिस्टमैटिक्स है। ठीक है। सपोज दैट कि हमने किसी चीज का डिस्कवर किया, हमें कुछ एक बहुत तिरंगा सा चीज दिखा और हमने उसे ले लिया। अब हम सबसे पहले उसके बारे में क्या जानने की कोशिश करेंगे, हम पहले तो कुछ कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हमने पहले देखा है, क्या इसका कुछ नाम है। हम लोग क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं उस चीजों को लेकर। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, किसी अगर स्पीशीज या किसी भी एक अतरंगा चीज हमें मिला है तो उसके बारे में सबसे पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है। सो करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। सो किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज का डिस्कवरी होता है, अगर हमारे पास इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज है, अगर किसी का भी डिस्कवरी होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका नेमिंग किया जाता है यानी उसका नॉमिनिक्लेचर किया जाता है। एंड this is all we are going to learn in this topic, this taxonomic and systematics, like how we just name this particular species, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कौन से उसके पार्ट्स हैं,
हम लोग उसके डिफरेंट सेवरल हायरार्की के बारे में जानेंगे कि आखिर उसका नेमिंग होता कैसे है, आखिर उसका आइडेंटिफिकेशन किया कैसे जाता है, आखिर उसको नेम कैसे प्रोवाइड किया जाता है, क्या ये नेम डबल तो नहीं है, क्या ये नेम या स्पीशीज पहले से रिकॉग्नाइज तो नहीं किया गया हुआ है। सो ये डिफरेंट चीजों को ध्यान रखते हुए ही हमें जो है वो किसी भी स्पीशीज का नेमिंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। सो टू गिव अ साइंटिफिक नेम ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, तो हम लोग उसका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। एंड इट दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्लोस लिनियस। सो एग्जाम्पल में क्वेश्चन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया था, तो योर आंसर विल बी कार्लोस लीनियस। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तो हमने किसी चीज का आइडेंटिफिकेशन कर लिया। नाउ हमने उसको एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। उसके पहले क्या करना है, हमें क्लासिफाई करना होगा टू गिविंग अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर टेक्सा। सो बेसिकली हम सबसे पहले, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे बायोनोमियल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आप देखोगे कि डिफरेंट किंगडम सिस्टम है ना। हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले देखा जाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नोट किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको नेमिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाती है। जिस जिस कैरेक्टर से अगर एक पर्टिकुलर डिफरेंट जो है वो किंगडम सिस्टम बनाया गया है, जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है उस किंगडम, उस फाइलम, उस क्लास, उस ऑर्डर, उस जीनस और स्पीशीज से मिलता जुलता होगा, उसको उसी के अंदर कैटेगरीज में रख दिया जाता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट क्लासिफिकेशन। सो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं जो कि हमें फर्दर नेमिंग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को। लाइक अगर प्लांट तो कोई नया स्पीशीज मिला है, तो आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, उनका ये काम है कि वो जो है वो उनको नेमिंग प्रोवाइड करेंगे, उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे या उनको अपने अंडर में रखेंगे। आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जितने भी एनिमल्स के स्पीशीज मिलते हैं, है ना, वो सारे इसी के अंडर में रखे जाते हैं। यही लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यही लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, एंड यही लोग उनको क्लासिफिकेशन करवाते हैं। ये प्रॉपर एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। सो फर्स्ट को ये जो है ये दोनों ही फुल फॉर्म जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपको फुल फॉर्म आता हो। ऐसे ही वायरस के लिए भी है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमिनिक्लेचर। वायरस के नॉमिनिक्लेचर के लिए भी हम लोगों को एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। Now, the third most important question, binomial nomenclature was given by Carlos Linnaeus. Now, name with the two components. अगर किसी भी species का हम लोगों को नेमिंग करना है या साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना है, तो सबसे पहले हम उनका जेनेरिक नेम लेते हैं एंड दूसरा हम उसके स्पीशीज का नेम लेते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोई बायनोमियल नॉमेनक्लेचर करना है किसी स्पीशीज का, अगर किसी स्पीशीज का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, तो ऑलवेज 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 रिमेम्बर कि जो उसका फर्स्ट नेम होता है वो उसके जीनस का नेम होता है, एंड द सेकेंड नेम इज ऑलवेज स्पीशीज नेम। ठीक है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो साइंटिफिक नेम हम किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो फर्स्ट नेम होता है वो जेनेरिक या जीनस का नेम होता है, एंड द सेकेंड नेम इज स्पीशीज या स्पीसीज का नेम देते हैं। ऐसा PYQ 2023 में पूछा गया है। So binomial nomenclature was given by Carlos Linnaeus, and biological name and generally in Latin and written in italic. ये 2016 का क्वेश्चन है। सो ये दो important पार्ट आप पढ़ लेंगे। Now what is taxonomic categories? So these are the several taxonomic categories. सबसे पहला आता है, एक बड़ा सा किंगडम होता है। ठीक है। सो अगर हमें कोई एक एनिमल का स्पीशीज मिला है, तो सबसे पहले हम उसको किंगडम देखेंगे कि वो एनिमल किंगडम में आता है। ठीक है। सो ग्रुप ऑफ ए सिमिलर फाइलम और ए डिवीजन, एग्जाम्पल एनिमिलिया, प्लांटिया, मोनेरा, प्रोटिस्टेंट, फंगी, दीज आर द डिफरेंट किंगडम। तो सबसे पहले हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ये कौन से किंगडम में आ रहा है। अगर ये बैक्टीरिया का कोई स्पीशीज मिला है तो हम उसको मोनेरा किंगडम के अंदर में पढ़ेंगे। अगर प्लांट का कुछ मिला है तो प्लांटिया में पढ़ेंगे। अगर एनिमल का मिला है तो एनिमिलिया में पढ़ेंगे। ठीक है। Now, the second foremost thing is
डिवीजन और फाइलम। जैसे हम लोगों को उसके किंगडम के बारे में पता चल जाता है, तो देन हम लोग उसके फाइलम की तरफ मूव करते हैं। एंड इट इज अ डिवीजन रिलेटेड टू प्लांट क्लासेस कम्स इन ग्रुप, but in case animal related class become a part of a phylum, example chordates. So basically डिवीजन जो है वो हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, एंड फाइलम इज फॉर हमारे एनिमल्स के लिए। ठीक है, सो डिवीजन और फाइलम को देखते हैं कि कौन से, अब ये किंगडम फाइलम एनिमल किंगडम में अगर सपोज दैट आ गए हैं, तो हम देखेंगे कि ये कॉर्डेट्स है या नॉन कॉर्डेट्स है। ठीक है, सो ये दो चीज पहले देखते हैं ना, उसके थोड़ा और उसको जूम आउट करने की कोशिश करते हैं, तब हम उसके क्लासेस की तरफ जाते हैं, जो कि है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। एग्जाम्पल प्राइमेटा, द प्राइमेटा comprising monkey, gorilla, gibbon, ये सारे क्या हो गए, सेम क्लास के लोग हो गए, और सेम क्लास के लोग जो है वो इसी प्राइमेटा वाले क्लास में आ गए। ठीक है, देन हम लोग उसके ऑर्डर की तरफ मूव करते हैं। लाइक ऑर्डर क्या होता है कि हम लोग उसी जो भी प्राइमेटा में चीजें होंगी उसको जो हम लोग उसको ऑर्डर बेसिस पे अरेंज करते हैं, जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और लेस इन नंबर as compared to different genera, assemblage of a families which exhibit a few similar characteristics, जैसे polynomials। प्लांट फैमिली में जैसे सोलेनेसीज है, कॉर्नोसिस है, ये आर वो कौन से सेम ऑर्डर के हैं, बट इनमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्पीशीज रहती है। कार्निवोरा जो है, जैसे फ्लेडीडिया और कैनिडिया, जो दो ऑर्डर वाले लोग हैं, उनको इसके अंदर रखा गया है। नाउ टॉकिंग टू अबाउट फैमिलीज। ठीक है, अब हम उनके जब ऑर्डर के बारे में जान गए, तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द फैमिली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, कि आखिर इसका परिवार कौन है। ठीक है, सो ग्रुप और लेस रिलेटेड जेनस जो कि है सोलानेसी। अगर हम लोग सोलानेसी एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम में एक बार पीवाईक्यू में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ कि पिट्यूनिया, धतूरा एंड ये सब जो है वो कौन से जो है वो जीनस में आता है या फैमिली में आता है। सो योर आंसर विल बी सोलेनेसी। इन एनिमल, Felidia include the genera of Panthera, lion, tiger, leopard and felis cat। ठीक है, उसके बाद फैमिली के बाद अगर हम इसको और ज्यादा उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तो हम पता करना चाहते हैं कि उसका जीनस क्या हो सकता है। ठीक है, सो अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जैसे मैग्नीफेरा। सो हम लोग मैंगो का जो नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, सो मैग्नीफेरा इज द जीनस नेम एंड इंडिका इज द स्पीशीज नेम। सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज जैसे निग्रम इन टिग्रिस। सो बेसिकली क्या होता है, स्पीशीज जो होता है वो सबसे ज्यादा जूम आउट, सबसे ज्यादा छोटा, सबसे ज्यादा पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला चीज होता है, जो कि हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को फाइंड करते हैं तो उसके बारे में हम पता करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आपको याद करना हो तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग किसी का किंगडम, then phylum, then class, then order, then family, then genus and then species। सो एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये मतलब अलग अलग करके दे देंगे और आपको असेंबल करना होता है, या कुछ गलत सीक्वेंस दे देंगे तो और आपको उसको असेंबल करना पड़ेगा। सो दीज आर द हायरार्की, और आपको उसी तरीके से इसको याद करना है। 2023 में एक क्वेश्चन आया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था। सो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। 2013 में क्वेश्चन आया था कि पोटैटो एंड ब्रिंजल को कौन से जीनस में रखा गया है, तो सुनहरा में रखा गया है। ठीक है, सो ये आपके एनसीईआरटी का लास्ट पेज का, इस चैप्टर के लास्ट पेज का जो है वो एक चार्ट दिया है, जिससे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। जनरली अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनके जीनस का नेम बताओ, वीट के जीनस का नेम बताओ, है ना, वीट के ऑर्डर का नेम बताओ, सो ये वाला जो पार्ट है आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जो भी वर्ड आपके एनसीईआरटी में दिया है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इट। ओके, नाउ हम लोग अभी इसके समरी वाले पार्ट पे देखते हैं ना। यहाँ देखो आप एक बार चीज मैंगो का देखते हैं। तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, इसके जीनस का नेम क्या होगा, मैग्नीफेरा। फैमिली का नेम क्या है, स्पीशीज का नेम क्या होगा, इंडिका। ठीक है, फैमिली का नेम है एनफ्रेडियासी। ऑर्डर क्या है, ये है। क्लासेस क्या है, डाइकॉट का है ये प्लांट। फाइलम और वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। एंड किंगडम क्या है, प्लांटियरी है।
सो दीज आर द, आपको ऐसे ही याद करके रखना है इस चीजों को। होमोसेपियंस के लिए भी यही है। होमो होमोसेपियंस में जीनस का नाम है होमो, सेपियंस है इसके स्पीशीज, फैमिलीज है होमीडिया, ऑर्डर है प्राइमेटा, मैमेलिया जो होता है इसके क्लास का नेम है, एंड फाइलम एंड डिवीजन जो है इसके कॉर्डेट्स है, किंगडम जो है एनिमेलिया है। सो दीज आर द हायरार्की। आपको इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नाउ समरी देखते हैं हम हमारे चैप्टर का। सो द लिविंग वर्ल्ड इज अ रिच इन वैरायटी, मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, एंड लार्ज नंबर के अभी तक बहुत सारे जो ऐसे हैं वो स्टिल अननोन है। हाँ, द a varied range of organism in the term of size, color, habitat, physiologically, morphologically feature make us to seek a defining characteristics of living organisms. In order to facilitate this study and the kind of diversity organism, biologist has evolved a certain rule and principle for identification and nomenclature of classification. ठीक है, so the branch of knowledge dealing with the aspect of referred to as a taxonomic. So एक क्वेश्चन तो ये भी है, कभी कभी हम समरी को स्किप कर देते हैं बट कभी कभी उनसे क्वेश्चन भी आते हैं। एक बार अभी नीट में भी फर्दर आपके जो चैप्टर शुरू होने से पहले एक जो कॉन्टेस्ट दिया रहा था उससे भी क्वेश्चन आया हुआ था। Taxonomic studies of a various species and plant animal are useful in agriculture, forestry, industries, and in general knowing our bioresources and diversity. ठीक है, the basic taxonomic like identification, naming, and classification of our organisms are universally evolved under international codes. ठीक है, and based on the resemblance and distinct difference, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name. तो बेसिकली बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम देने का मोटो ही यही था कि किसी भी स्पीशीज को का डुप्लीकेशन नहीं हो पाए। जरूरी नहीं है कि कोई चीज अगर आपके स्टेट में उसको इस नाम से पुकारा जाता है तो सेम ही नेम से उसको दूसरे भी स्टेट में पुकारा जाएगा और अमेरिका में उसी नेम से जाना जाएगा, ऐसा नहीं है। सो इसीलिए हम लोगों ने एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया है हर उस नोन स्पीशीज को ताकि डुप्लीकेशन ना हो पाए। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट एंड ऑक्यूपाइज द प्लेस एंड पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. There are many categories ranked and generally refer to the taxonomic categories or taxa. All the categories constitute a taxonomic hierarchy. So basically ये यही चीज हमें बता रहा है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ये है कि आप ये किंगडम से स्पीशीज तक का ये हायरार्की इसको ऐसे ही याद करिएगा। ठीक है, इसमें ये वाला जो पार्ट है वो याद कर लीजिएगा, सोलैनेसी याद कर लीजिएगा, और इसमें अर्नेस्ट मेयर वाला पार्ट याद कर लीजिएगा। इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीशीज दिया था, ब्रिंजल एंड पोटैटो, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ये दोनों फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ICVN, ICZN, and different defining and non-defining characteristic features of living and non-living organism. So ये वाला चैप्टर हमारे एंड से अभी यहाँ खत्म होता है। फर्दर अगर मुझे इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे हैंड रिटन नोट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आई हैव वन टेलीग्राम चैनल एंड वन लाइक इंस्टाग्राम पेज, सो आप उस पर मेरे फॉलो करिए, नीट कैटलिस्ट 360, एंड फर्दर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आ पाए और मैं आपकी कुछ ना कुछ थोड़ी सी मदद कर पाऊँ। सो बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आप अच्छे से पढ़िए, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो या आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं हो पा रहे हो, आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और फर्दर मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, हैव अ नाइस डे।